अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेक्टर स्पार्क। होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी। हमने डील किया था वर्क डन से। वर्क डन होता क्या है, उसके यूनिट्स देखे। देन हमने उसमें देखा था उसकी कंडीशंस, वर्क डन आपके पास पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, मैक्सिमम एंड ऑल दैट। लास्ट में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले आप वो लेक्चर लें, देन आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आएगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम मेनली डील करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन से, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो इससे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को जानने से पहले हम देखते हैं कि आपके पास फील्ड क्या होती है। तो अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड बेसिकली आपके पास क्या है, रीजन है। फील्ड आपके पास कोई भी रीजन या स्पेस होती है अराउंड। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो अराउंड अर्थ, जहां तक अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसे हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक की, तो वो चार्ज जहां तक वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है उसे हम कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में आपके पास वो रीजन जहां तक अर्थ अपनी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। फर्दर अगर हम इसको देखें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव क्या होता है। तो अगर हम नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं तो इसमें आपके पास आ जाता है कि आपको 2 पॉइंट्स बेसिकली इसमें पता होने चाहिए ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो पहले अगर हम कंजर्वेटिव को देखें तो इसमें आपके पास जो वर्क डन है, जो हमने वर्क डन कल पढ़ा था, उसमें आपके पास ये है कि अगर आप क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ आपके पास क्या आ जाता है, 0। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपके पास यही है कि कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास ऐसी फील्ड है जहां पे क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है। इसको अगर आप दूसरी तरह इंग्लिश में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें आपके पास आ जाएगा फील्ड इन विच वर्क डन बाय फील्ड फोर्स अलोंग क्लोज्ड पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। सिमिलरली अगर हम वर्क डन की बात करते हैं अलोंग डिफरेंट पाथ्स, या हम देखते हैं कि आपके पास जो वर्क डन है क्या ये पाथ डिपेंडेंट है या नहीं, तो वर्क डन आपके पास याद रखिएगा इंडिपेंडेंट है ऑफ पाथ फॉलोड। तो वर्क डन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वर्क डन आपके पास पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि चाहे आप डायरेक्टली किसी पॉइंट पे आए या इनडायरेक्टली, वर्क डन दोनों केसेस में सेम होगा। तो इसे देख लेते हैं, आप इस तरह से कंसीडर करें कि आपके पास ये कोई भी एक पाथ है, आप पहले मूव किए ए टू बी देन बी टू सी, यानी आपने क्या कवर किया, 2 तरह से आपने 2 डिस्टेंसेस कवर किया, आप ए टू सी पहुंचे। और एक पॉइंट आप ये कंसीडर करें कि आप ए टू सी जाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली ए टू सी जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास वर्क डन आएगा फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा डायरेक्ट पाथ के, यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसी डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, यानी अगर आप ए टू बी मूव करते हैं देन बी टू सी मूव करते हैं और लास्टली अगेन आप अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाते हैं ये पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल वर्क डन है याद रखिएगा वो आपके पास 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है तो आपके पास ये 2 लॉज वैलिड होंगे इसमें, यानी कि एक तो इसमें आपके पास यहाँ पर ये वर्क डन आपके पास क्लोज पाथ में 0 होगा। सेकेंडली आप किसी भी पाथ से मूव करें तो आपके पास वर्क डन सेम आएगा। ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट अगर हम देखें वर्क डन में तो आपके पास क्या आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डिराइव करने के लिए दे सकते हैं कि आप फाइंड करें कि वर्क डन जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है आपके पास पाथ फॉलोड की। तो अगर इसकी डेरिवेशन देखें, स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि आपके पास जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड. सो लेट मी रेज इट फर्स्ट. ओके, आपने प्रूव करना है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ पाथ फॉलोड. तो अगर आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के, तो सबसे पहला काम आपने डेरिवेशंस में क्या करना होता है, डायग्राम ड्रॉ करनी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. तो इसमें अगर आप सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं तो आपने सबसे पहले इसमें डायग्राम जो ड्रॉ करनी है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी. हम इस तरह से कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया. इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी एंड सी. अब आप यहाँ पे कंसीडर करो कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये आपके पास क्या है, थीटा. यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास यहाँ से हम पहले लेकर आते हैं उसे ए टू सी, देन हेयर और देन ए टू बी. इसकी लेबलिंग थोड़ी सी आप इसको किसी भी अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं बुक के अकॉर्डिंग जा रही हूँ. तो इसमें अगर हम देखें वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है. वर्क डन बेसिकली आपके पास इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा. यानी यहाँ पर आपके पास जो वर्क डन है बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है आपके पास फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. पहले अगर हम डायरेक्ट पाथ ले लें, आपके पास ए टू सी, आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है. अगर आप डायरेक्टली इसको देख लें कि आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो इस केस में याद रखिएगा हर जगह आपके पास जो फोर्स है वो आपके पास वेट है और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है. फोर्स की जगह हम क्या लिख देंगे, वेट. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम डायरेक्ट पाथ की बात करें यहाँ पर ए टू सी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, डी कॉस थीटा के. क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली कोई एंगल गिवन नहीं है. अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है. अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ कर दूं तो ये आपके पास एंगल सबटेंड हो रहा है और यही वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा. तो डब्ल्यू डी कॉस थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब नेक्स्ट अगर हम इनडायरेक्ट पाथ की बात करते हैं, इनडायरेक्ट पाथ में हम क्या करते हैं, आप पहले मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम ए टू सी. तो इनडायरेक्ट पाथ, वो आपके पास डायरेक्ट पाथ हमने ये कैलकुलेट कर लिया है. अब हम जा रहे हैं इनडायरेक्ट पाथ की तरफ. इनडायरेक्ट पाथ आपके पास बेसिकली क्या है, आपने जाना तो वही है, यानी आपने ए टू बी देन बी टू सी, सी आपका फाइनल पॉइंट है. तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डी कॉस थीटा. यहाँ पर अगर हम देखें वर्क डन ए टू बी अगर हम पहले कैलकुलेट करते हैं तो इसमें देखें आपके पास जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर अगर हम एंगल देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. और यहाँ पर अगर हम वेट की डायरेक्शन देखते हैं तो वेट की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड. यानी आपके पास थीटा यहाँ पर 0 डिग्री आ रहा है. अगर आपके पास थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन बेसिकली आपके पास क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा. और थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है. एफ की जगह हम लिखेंगे वेट, वेट भी एक फोर्स है. डी की जगह आप बेसिकली यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू डी 1, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट 1 है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट 2. तो ये अगर मैं दोबारा से हाईलाइट भी कर दूं तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट मेंशन किया है, ठीक है. अब यहाँ से अगर हम करते हैं, आपके पास जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया वो क्या आ गया है, डब्ल्यू डी 1. सिमिलरली अब हम बी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, हमने बी से सी पे आना है क्योंकि सी आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है. तो यहाँ पर जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम, वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम बी टू सी, तो इस केस में आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा इसका फॉर्मूला है. तो एफ डी कॉस थीटा की जगह यहाँ पर आपके पास एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री. अब 90 डिग्री एंगल कैसे बन रहा है, देखें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है हमारे पास डाउनवर्ड, जबकि अगर हम देखें अपनी वेट की डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड है और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें तो आपके पास सी की तरफ है. तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है. इस केस में अगर आप
वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो अगेन फोर्स आपके पास है वेट, डी की जगह अब हम यहाँ पर WD2 लिखेंगे और कॉस आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो कॉस 90 डिग्री है इसमें आपके पास क्या आ रहा है कॉस 90 तो आपके पास 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा वर्क डन हमारे पास 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं, टोटल वर्क डन आपके पास कैसे आता है, वर्क डन टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली आपके पास आता है वर्क डन A to B एंड वर्क डन B to C को ऐड करने से। तो यहाँ पर आपके पास WD1 प्लस 0, तो ये आपके पास क्या आ रहा है WD1। तो अगर हम देखें हमने जो वर्क डन A to C कैलकुलेट किया था वो आपके पास क्या आया था WD cos थीटा, और जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है टोटल तो वो आपके पास आया WD1। इसे अगर हम देखें ना तो D cos थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, तो आपको पता है कि अगर हम साइड पे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो cos थीटा आपके पास बेसिकली इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस की बात करें तो आपके पास यहाँ पर बेस क्या है, थीटा के ऑपोजिट साइड आपके पास परपेंडिकुलर होती है, तो बेस बेसिकली यहाँ पर आपके पास ये D1 है। तो हम लिखेंगे कि आपके पास cos थीटा किसके इक्वल आ रहा है, cos थीटा हमारे पास D1 अपॉन D के इक्वल है। तो D cos थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास D cos थीटा की वैल्यू आती है D1। तो मैं इस D cos थीटा की जगह D1 लिख सकती हूँ, तो यहाँ हम लिखेंगे WD1। बेसिकली मैंने यहाँ पर इस D cos थीटा की वैल्यू पुट की है और जो हमारे पास क्या आई है D1। अब अगर हम देखें इस वैल्यू को, आपके पास ये जो WD1 आया है और लास्टली हम इस वैल्यू को देखें WD1, ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पर ये बेसिकली आपके पास आई है डायरेक्ट पाथ की, और अगर हम इनडायरेक्ट पाथ का देखें तो ये भी आपके पास क्या आया है WD1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड कि आपके पास जो ये वैल्यू है सॉरी आपके पास ये जो लॉ था कि आपके पास जो वर्क डन है ये इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलो के, वो हमने प्रूव कर दिया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, इसमें बेसिकली सबसे पहले आप कंजर्वेटिव फील्ड की हेडिंग देंगे जिसमें आप कंजर्वेटिव फील्ड को एक्सप्लेन करेंगे, इसके दोनों पॉइंट्स मेंशन करेंगे जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देन आप इसमें जब प्रूफ करने लगेंगे तो आपके पास अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो का प्रूफ आया है तो सबसे पहले आपने इसमें डायग्राम करनी है। जब आप डायग्राम को कर लेते हैं तो इसमें आपके पास आधी चीजें वैसे ही समझ आ जाती हैं। फिर आपने इसकी डेरिवेशन में इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आप इसकी दो हेडिंग्स बना लें जैसे मैंने बनाई है, एक आप डायरेक्ट पाथ के लिए करें और एक इनडायरेक्ट पाथ के लिए करें। देन इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये इतना मुश्किल नहीं रहेगा। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है इसका या नेक्स्ट पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।